साथियों 9 फरवरी को पीएससी की परीक्षा हुई थी, छत्तीसगढ़ पीएससी की, और 12 फरवरी के दिन पीएससी ने उसके आंसर शीट जारी कर दिए। तो मैंने भी उस प्रश्न पत्र को, जो सेकंड पेपर था, उसके कुछ सवाल हल किए और मुझे लगा कि इसे अपने चैनल पर डालता हूँ कि उसको मैंने कैसे, सिंपल मेथड्स क्या होते हैं मैथ्स के, उसको दिखाने के लिए जो नए अभ्यर्थी हैं वो कैसे करके बना सकते हैं। सामान्य सा एक ये वीडियो बनेगा और लगभग मैंने उसमें से 75 सवाल सही किए थे सेकंड पेपर के, और कुछ सवालों को जो मतलब मुझे लगे कि बहुत सिंपल सिंपल सवाल है, 2-4 सवालों के को सॉल्व करने का तरीका मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा आपको। और अगर आपको लगता है कि और भी सवाल जो थे मैथ्स के उसको भी सॉल्व करके, या जो रीजनिंग के सवाल थे उसको सॉल्व करके इस चैनल पर डालूं, तो आप सभी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और चलिए अभी वीडियो में देखते हैं कि कैसे करके उन सवालों को मैंने बनाया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे बताइएगा कि आपको किस तरह, अगर ये आपको इस वीडियो में कुछ कमियां दिखेगी तो उसको भी आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि अभी कौन कौन से सवाल मैंने इसमें बनाए हैं। 2-4 सवालों के ही इसमें डेमो वर्जन बनाया है। अगर आपको लगता है कि और बाकी सवालों को भी बना के दिखाऊं और वो आपको कुछ फ़ायदा पहुंचा सकता है तो बताइएगा, फिर उस हिसाब से हम अगला वीडियो बनाएंगे। ये पहला सवाल जो था, ए पी आर एक्स एस और जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, एस और जेड केंद्र में हैं तथा ए और पी छोर पर हैं। आर ए के बाईं ओर बैठा है तो पी के दाईं ओर कौन बैठा है? ये एक सवाल था। तो इसका उत्तर आप सबको पता तो चल गया होगा, बट इसको हम लोग बनाएंगे कैसे करके, अभी उसको हम देखते हैं बोर्ड पे, जिसमें सबसे पहले बोल दिए हैं कि ए और पी छोर पर हैं। तो सबसे पहले हम ए को एक छोर पे कर देंगे और दूसरे छोर पे पी को कर देंगे। फिर एस और जेड केंद्र में है, ध्यान में रखिए एस और जेड केंद्र में है तो अपन एस और जेड को केंद्र में कर देते हैं। एस और जेड केंद्र में है। अब आता है एस और जेड केंद्र में है, ए और पी छोर पे हैं, आर ए के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, अब इसमें दो सिचुएशन है, तो दायां कौन सा और बायां कौन सा। तो अपन पी को इधर भी कर लेते हैं और ए को इधर कर लेते हैं, और यहाँ पे जेड को इधर कर लेते हैं और एस को इधर कर लेते हैं। तो ऐसे दो तरीके से आप इसको जमा सकते हैं, चाहे आप अपना दायां देखिए या पेपर की ओर अगर आप बैठ रहे हैं और पेपर की ओर से दायां बायां देखते हैं, दोनों ही कंडीशन में। तो कंडीशन क्या बोलता है कि एस और जेड केंद्र में होगा, ए और पी दोनों छोर पर हैं, आर ए के बाईं ओर बैठा है। ए के बाईं ओर कौन है? आर ए के बाईं ओर बैठा है। तो पी के दाईं ओर कौन बैठा है? तो पी के दाईं ओर कौन बैठेगा? बचा सिर्फ एक है, आर और एक्स। और अगर मान लीजिए पेपर की और मुंह करके रखते हैं तो उस कंडीशन में भी पी के दाईं ओर कौन बैठा है? तो पी के दाईं ओर कौन बैठेगा? इस हिस्से पे एक्स और यहाँ पे तो पी के दाईं ओर कौन बैठेगा? एक्स, दोनों ही कंडीशन में। तो आंसर सी। इसी में जो चौथा सवाल था वो था 4 पैसे 1 रुपये का कितना प्रतिशत है। तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल था। इसमें जो निशान लगा हुआ है उसको आप ध्यान मत दीजिए अभी। और इसमें 4 पैसे 1 रुपये कितना प्रतिशत है? तो 1 रुपये में 100 पैसे, जाहिर सी बात है सेंट, 4%। ऑप्शन है ए इसका सही उत्तर। ये सेट सी का पांचवा सवाल जो था, एक तांबे की छड़ जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर और लंबाई 8 सेंटीमीटर है,
से 18 मीटर लंबा तथा एक समान मोटाई का तार बनाया जाता है, तार की मोटाई कितनी होगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसका सवाल था। इस तरह के जो सवाल आएंगे आप इसको समझ सकते हैं कि छड़ और तार दोनों में ही जब ये शब्द आते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि हम बेलन की बात कर रहे हैं। तो बेलनाकार आकृति का, और यहाँ पे क्योंकि जो पहले जो छड़ था उसी से हमको तार बनाना है तो आयतन समान होगा। ठीक है, तो हम इसमें आयतन के फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे बनाएंगे। तो किसी भी बेलन का जो आयतन होता है उसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे हम पाई आर स्क्वायर एच रखेंगे तो आर क्योंकि आपका त्रिज्या है और यहाँ पे मोटाई की बात कर रहे हैं सवाल पे, तो मोटाई क्या है, पहला व्यास, तो व्यास जो है 1 सेंटीमीटर है जिसको कि हम डी से डिनोट करते हैं, तो डी 1 सेंटीमीटर। और जो दूसरे वाले में है समान मोटाई का तार, तो उसकी मोटाई कितनी होगी, तो दूसरे का जो डी है, न्यू डी जो बनेगा वो अज्ञात है। ठीक है, लेकिन आयतन जो होगा दोनों ही केस में समान होगा। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका अपने को भी मालूम नहीं है, जो भी होगा। तो सबसे पहले हम इसका आयतन का फार्मूला लिखते हैं। तो पहले वाले का फार्मूला, क्योंकि लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई और आर के जगह पे हम वैल्यू डाल देंगे 0.5 स्क्वायर, और एच जो कि 8 सेंटीमीटर है, यानी कि जो उसकी टोटल लंबाई है। ठीक है, और जो दूसरी ओर है, जो नया है 18 मीटर है, 18 मीटर इक्वल टू 1800 सेंटीमीटर। क्योंकि हमेशा ध्यान में रखिएगा इस तरह के सवाल में यूनिट अलग अलग है लंबाई का, तो हमको यूनिट को सबसे पहले बराबर करना पड़ेगा। तो अब दूसरी ओर भी अपना क्या हो जाएगा, पाई, और जो आर है हम उसको आर ही रखे रहते हैं, ठीक, और स्क्वायर, और जो एच है वो हो जाएगा 1800। ठीक है, अब आपका ये इक्वेशन तैयार हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल, ये 0.5 का हो जाएगा तुम्हारा 25 इंटू 8 इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1800। अब हमको क्या करना है, साइड चेंज करना है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये है, सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, 0.25 है तो इसको ये 4 × 2 भी लिख सकते हैं आप। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हमको अपने तरीके से तरीके डेवलप करने पड़ते हैं। तो ये 0.25, तो 0.25 इंटू 4 × 2 इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1800। ठीक है, अब ये हो गया 25 और 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 ये, और पॉइंट लग जाएगा यहाँ, यानी 1 × 2 इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1800। और अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 बचा है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 2/1800, 2 1 जा 2 9 जा, ठीक है, 1/900। सो अब अपन देखेंगे कि आर इक्वल टू क्या हो जाता है, आर इक्वल टू √1/900। ठीक, तो ये जो आपका आगे बनेगा, आर इक्वल टू 1/900 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 30। और क्योंकि ये आर है और डी इक्वल टू क्या होता है हमको अच्छी तरीके से मालूम है, डी इक्वल टू 2r, तो हम क्या करेंगे,
डी इक्वल टू 1/30 इंटू 2 इक्वल टू 1/15। तो जिसका इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1/15 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी 1/15 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आंसर। तो ये एक सिंपल सा मेथड है जिससे हम बना सकते हैं। तो इसमें मेन चीज़ क्या था, ये फार्मूला लेके चलना है। ये पूरा स्टैंडर्ड मेथड है और इसको बस एग्जामिनेशन हॉल में बहुत तेज़ी से बनाना होता है हमको। क्वेश्चन नंबर 7 जो था उसमें था 4 स्कूल के अभ्यर्थी गणित की परीक्षा में बैठे हैं जिनका आंकड़ा निम्नलिखित है। 4 स्कूल हैं, अभ्यर्थियों की संख्या दी गई है और औसत स्कोर दिया गया है। और तीसरा स्कूल में अभ्यर्थियों की संख्या x है जो कि नहीं है, वो हमको निकालना है। क्योंकि लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन भी यही है कि तो स्कूल 3 से बैठे अभ्यर्थियों की संख्या क्या है। और इसमें आपको उपरोक्त आंकड़े के अलावा एक और दे दिया है कि चारों स्कूलों का औसत स्कोर कितना है, 66 है। ठीक है, तो हमको अब इसमें से एक समीकरण बनाएंगे और उस समीकरण को हल करेंगे तो उसमें से हमको x का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला स्कूल दूसरा स्कूल और इसका जो पहले स्कूल ने जो टोटल अंक प्राप्त किया है वो, ठीक है, तो 60 × 75 करेंगे तो अपन को क्या है, 6 पंचे 30 के 0 और 6 सत्ते 42, 3 45, ये 0। दूसरे स्कूल में थे कितने, 48 × 80, 48 × 80, 0 का 0, 8 8 64 के 4 हाथ में आया 6 और 8 चौक 32, 6 38। तीसरा स्कूल का x गुणित 55, सो 55x। चौथा स्कूल का 40 × 50 का जो औसत अंक है वो, तो 4 पंचे 20, 0 यानी 2000। ठीक, अब हमको क्या करना है, जो कुल इनका योगफल है वो उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, विद्यार्थियों की संख्या से। तो वो क्या आना चाहिए, वो आएगा अपना 66। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको किससे भाग दे देंगे, जो अभ्यर्थियों की संख्या है, जब हम इसको अभ्यर्थियों की संख्या को जोड़ेंगे इस संख्या को, तो 60 40 100 और 48 148 प्लस x, ये। और जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे, कुल विद्यार्थियों का द्वारा प्राप्त कुल अंक को डिवाइड करेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या से, तो हमको नया औसत मिल जाएगा 66, जो चारों स्कूलों का औसत है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरे को जब आप ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी 10,340, 10,340 प्लस 55x और इक्वल टू, ये पूरा का पूरा हम इधर क्या करेंगे, इसको जब शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर चला जाएगा, तो 66x और ये प्लस 66 × 148 करेंगे तो जो आपका गुणनफल आएगा वो होगा 9,768। ये आप रफ वर्क में करेंगे इस काम को। ठीक है, जब ये दोनों आ जाएंगे तो उसके बाद अब ये इक्वेशन आप आसानी से सेट चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये इसको इधर ले आते हैं, तो 10,340 माइनस 9,768 इक्वल टू 66x माइनस 55x, जो कि आपका क्या बचेगा, 11x बचेगा।
और ये इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 10 में से 8 गया तो बच्चा 2 और 3 में से 6 जाएगा, ये हो जाएगा आपका इधर से 13 में से 6 जाएगा तो 6 6 12 13 7 और यहाँ से फिर 13 से 6 का यहाँ बचा 2 तो इधर से फिर 1 लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12 में से 7 जाएगा तो बचेगा 572 तो 572 इक्वल टू 11x 572 इक्वल टू 11x तो x बराबर 572 डिवाइडेड बाय 11 तो 572 डिवाइडेड बाय 11 इक्वल टू x तो 11 एकम 11 11 पंचे 55 2 बचे 22 11 दूनी 22 तो x इक्वल टू 52। ये आपका आंसर है और ये जो आंसर है ये आंसर आपका है आंसर डी ऑप्शन में है। इसी में 28वें नंबर पे एक सवाल था, एक ऊर्ध्वाधर पेड़ का शीर्ष आंधी में जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर मुड़कर क्षैतिज में आधार से 12 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है, पेड़ की ऊंचाई है। हमको पेड़ की ऊंचाई निकालना है। अब देखिए इस तरह के जब ऊर्ध्वाधर पेड़ हैं, मतलब ऊर्ध्वाधर मतलब ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल वाले क्वेश्चन है, सीधे सीधे इसमें से आपको समझ जाना है। अब हम इसको ऐसे क्वेश्चन में आपको इसका ड्राइंग बना लेना है, तो ड्राइंग बनाने के साथ ही आपका क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो चलिए इसका ड्राइंग बनाते हैं। तो अगर ये एक ऊर्ध्वाधर पेड़ है तो एक आधार होगा जमीन, और ऊर्ध्वाधर पेड़ था जो कि यहाँ तक और ऊपर रहा होगा, हम बनाएंगे टूटा हुआ पेड़, ठीक है। तो जो आंधी में टूट जाता है तो 5 मीटर की ऊंचाई पर मुड़कर क्षैतिज में आधार से 12, तो यहाँ से मुड़ के ये ज़मीन पे ये छुआ गया। अब देखेंगे क्या कि ज़मीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर, तो ज़मीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर ये ज़मीन होगी और आधार से 12 मीटर की दूरी पर, आधार से 12 मीटर की दूरी पर, ठीक है, ज़मीन को छूता है। अब पेड़ की ऊंचाई निकालनी है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, ये इसको निकालना पड़ेगा और x + 5 कर देंगे तो हमको पेड़ की हाइट मिल जाएगी। और अब आप देख सकते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम से बनेगा बहुत आसान से। तो ये आपका क्या हो जा रहा है 12, तो 12 स्क्वायर + 5 स्क्वायर इक्वल टू x², ये हो गया 144 + 25 इक्वल टू x²। तो ये आपको दिख रहा है, आपको क्या बन रहा है, ये 5 4 9 4 2 6 और 1 9 169 x², तो x इक्वल टू 13। बहुत ये बहुत उदाहरण वाले सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, हमेशा से बने आता है। तो ये x हो गया, तो x हो गया 13 + 5 इक्वल टू 18। तो इसका आंसर है डी, आंसर डी 18 मीटर। आगे आपका उत्तर इसमें, ये एकदम सिंपल सा सवाल है। हमेशा ध्यान में रखिए कि इसमें सबसे पहले एक ड्राइंग उसके रफ में बनाइए तो आपको तेज़ी से दिखेगा कि इसमें क्या करना क्या अपने को। एक और मज़ेदार सवाल देखिए, जो 29वां सवाल था, जिसमें कि ये समुच्चय का सवाल है, जिसको हम सेट थ्योरी बोलते हैं, और सेट थ्योरी का भी वेन डायग्राम का सवाल है। वेन डायग्राम वाले सवाल में सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि इसमें ऑलरेडी आपके पिक्चर बने हुए होते हैं, तो आपको अपने तरफ से इमेजिनेशन करके बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उनको देख के ही जज कर सकते हैं कि क्वेश्चन में जो सारी चीज़ें बोल रहा है वो क्या है। जैसे सवाल क्या बोल रहा था, कि सवाल ये बोलता है कि अधिकतर गिटार वादक दाढ़ी वाले पुरुष होते हैं। देखिए पहले उसने एक स्टेटमेंट दे दिया और उसके बाद उसे समुच्चय बनाएगा। तो अधिकतर गिटार वादक दाढ़ी वाले पुरुष होते हैं यदि ए सभी पुरुषों के समुच्चय को निरूपित करता है। तो अब देखिए ए जो है सभी पुरुषों के समुच्चय को निरूपित करता है, ठीक। तो जाहिर सी बात है कि बड़ा ग्रुप बनेगा। फिर बी दाढ़ी वाले पुरुषों के समुच्चय को निरूपित करता है और सी सभी पुरुष गिटार वादकों के। तो अब आपके पास 3 तरह के फैक्ट हो गए कि बी जो है दाढ़ी वाले पुरुष हैं और सी जो है सभी पुरुष गिटार वादक, और अधिकतर गिटार वादक दाढ़ी वाले पुरुष होते हैं। तो उनके संबंधों के लिए सही आरेख क्या होगा। तो हम आप इसको बहुत आसानी से देख सकते हैं कि इसमें कैसे बन रहा है। तो ए जो है सबसे बड़ा होगा क्योंकि सारे पुरुषों का समूह है, ठीक है। तो हमने पहला देखा ये ए सबसे बड़ा ग्रुप बन रहा है पुरुषों का। फिर अगर मान लीजिए, अब इसमें देखिए चारों डायग्राम को, अगर कोई भी जो सर्किल है अगर वो ए के बाहर जाएगा तो फिर वो पुरुष नहीं है,
जबकि हमारा स्टेटमेंट क्या था, अधिकतर गिटार वादक दाढ़ी वाले पुरुष होते हैं, ठीक है। तो और बी कौन है, दाढ़ी वाले पुरुष का समुच्चय है, और सी सभी पुरुष गिटार वादक, तो जो भी होंगे सब ए के अंदर में ही रहेंगे। तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि अब ए के अंदर में ही दोनों सर्किल होने चाहिए। तो जब बाकी तीन ऑप्शन में जो बाकी के जो दो उसके सबसेट हैं वो उसके बाहर जा रहे हैं, इसलिए ये तीनों आंसर तो हो ही नहीं सकते, ये कन्फर्म है इसमें। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, क्योंकि ए पुरुषों का समूह हो गया, और बी जो था दाढ़ी वाले पुरुष थे, ठीक है, और सी है गिटार वादक। तो और जो अधिकतर गिटार वादक हैं, तो अधिकतर गिटार वादक जो पुरुष होते हैं, ठीक है, दाढ़ी वाले पुरुष होते हैं, तो जो दाढ़ी वाले और गिटार वादक उनके बीच का जो सबसेट है, जो ये छायांकित दिख रहा है हिस्सा, वो है। क्योंकि कहीं पे भी ये नहीं बोल रहा कि सभी दाढ़ी वाले जो हैं वो गिटार वादक होते हैं, ये नहीं है। तो जब सभी दाढ़ी वाले गिटार वादक नहीं है तो वो उनमें से, और जो गिटार वादक का जो बीच का जो एरिया है जो दोनों में कॉमन है, वो सारे क्या है, ये हमारा आंसर होगा। तो ये इसमें आंसर ए। तो आप पहले भी ट्रिक से पकड़ सकते थे कि अगर पुरुष से बाहर चले गए तो वो पुरुष नहीं है, तो वो वैसे भी नहीं होने वाले इसका आंसर। तो इसका सही उत्तर है ए। एक और एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन इसमें जरूर आते हैं, जिसमें से एक सवाल था प्रश्न क्रमांक 65। प्रश्न क्रमांक 65 को जब आप देखेंगे तो उसमें एक सवाल बहुत सिंपल सा था कि एक सेमिनार था जहाँ पे अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत के प्रतिभागियों की संख्या 45, 75 और 135 है। उन्हें समायोजित करने के लिए आवश्यक कमरों की संख्या क्या होगी यदि प्रत्येक कमरे में प्रतिभागियों की संख्या तथा भाषा समान हो। अब देखिए यहाँ पे इसमें हमको क्या निकालना था कि HCF निकालना है इन तीनों नंबरों का, ठीक है। और वो जो HCF होगा तो हमको क्या कर रहा है, ये सवाल क्या पूछता है कि कमरों की संख्या क्या होगी, ठीक है। कमरों की संख्या दी नहीं है, वो हमको निकालना है, लेकिन प्रतिभागियों की संख्या है अपने पास। तो प्रतिभागियों की संख्या का अगर हम HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जितने की ग्रुप आप हर एक संख्या से, यानी एक ऐसी संख्या जो तीनों को विभाजित कर सकती हो, ठीक है। तो वो निकालने का बहुत ही आसान तरीका रहता है। आप सबसे पहले उसको फैक्टराइजेशन कर देंगे, और फैक्टराइजेशन के बाद जो हमको फैक्टर मिलेंगे उससे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही आसान था ये। इसको बनाते हैं। आपके पास तीन संख्याएं हैं, 45, 75 और 135, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं छोटी संख्या से। 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 3 9 27, 3 3 9, ठीक है। अब आपका फैक्टराइजेशन हो गया। अब आप देख सकते हैं कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 3 गुणित 5 यानी कि 15, ठीक है। तो अब हमारा जो इसमें जो HCF आ गया वो क्या आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें 15, ठीक है। और अब हम देखेंगे कुल संख्या कितनी हो रही है इसकी, तो 45 प्लस 75 प्लस 135 इक्वल टू 5 5 10 5 15 के 5 में 1, 3 7 10 4 14 1 15 के 5 हाथ में 1 1 2, 255 कुल संख्या है। तो अब हम 255 को क्या करेंगे, भाग दे देंगे किससे, 15 से, ठीक है। तो 15 एकम 15, 0 1 5, 15 सत्ते 105। तो आगे 17, तो हमको कितने कमरों की ज़रूरत पड़ेगी, 17 कमरों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए 17, ठीक है।